ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे थे हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट, जिसका हमारा थर्ड पार्ट चल रहा था, यानी कि थर्ड यूनिट चल रहा था, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 बनने वाला है, जिसके अंदर अगेन सेम टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन के अंदर लास्ट लेक्चर पे हमने हीम प्रोटीन्स को समझा था, जिसके अंदर पर्टिकुलरली हमने हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन को समझा था। उसके साथ साथ एक और टॉपिक आपका जुड़ता है, दैट इज ऑक्सीजन अपटेक। आज हमने सीखना है कि ये ऑक्सीजन का अपटेक हमारी बॉडी में हो कैसे रहा है। ओके, तो बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप जस्ट सुनिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। तो ऐसे ही आंसर कीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डालेगा, इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन अपटेक रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय एंड यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सबसे पहले इसने डिफाइन किया हुआ है इंट्रोडक्शन पे कि ऑक्सीजन अपटेक से हमारा मतलब क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ऑक्सीजन अपटेक एक टाइप की प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है, इसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और क्यों करते हैं आपको पता है, भाई कल भी बताया था, ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज हम पर्टिकुलरली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रेस्पायरेशन कर सके। और जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो इसी रेस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी पे जो हमने फूड कंज्यूम किया होता है उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमको एनर्जी का प्रोडक्शन कराती है। तो रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड हमको क्या मिलती है बदले में, एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी गेन करने की प्रोसेस है दैट इज रेस्पायरेशन। तो ये बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है कि ऑक्सीजन अपटेक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी जो ऑक्सीजन है उसको हम ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसका यूज किस लिए करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसका यूज हम लोग हमारी बॉडी में जो देखो, बाय वालों को तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पता होगा, बाकियों को बता देती हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में ना अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शंस आपकी ऐसी भी होंगी जिसमें A प्लस बी मिलके क्या बनाएगा, C बनाएगा। ऐसी भी होंगी जिसमें C आपका टूट के A प्लस बी बनाएगा। तो एक को हम बोलते हैं जो टूटने वाली होती है उसे, जैसे ये वाली है ना, इसमें A प्लस बी इन्होंने मिलके क्या बनाया, C, यानी कि ये दोनों मिले, इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, और जिसमें कोई चीज आपकी टूट के दो से ज्यादा कंपोनेंट में टूटता है, जैसे C है, ये रिएक्शन के बाद A और B में टूटा, इसे हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है जिसमें हमारा कोई कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं और कोई नई चीज बना रहा है। ऐसी रिएक्शन भी हो रही है जिसमें एक चीज टूट रही है और हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे हमारी बॉडी में फूड है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, C6H12O6 है। मैंने बोला जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये किसमें टूटती है, CO2 में टूटता है, वाटर में टूटता है, और साथ ही साथ 36 ATP हमको मिलता है, यानी कि 6 CO2 मिलता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 36 ATP। तो आप यहाँ पे देखो, ये एक रिएक्शन है, सबको दिख रही है, लेकिन ये कैसी रिएक्शन है अगर बायोलॉजी के टर्म में बोलूंगी तो ये एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है। देखो, केमिस्ट्री के टर्म में तो आप इसे एक्सोथर्मिक कहोगे। क्यों कह रहे हो आप भाई इसे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट आपकी इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। तो आप देखो, इसमें जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसमें हमारी हीट यानी कि एनर्जी निकल रही है, दैट्स व्हाई दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन बायोलॉजी के टर्म में अगर आप इसे बोलेंगे तो आप इसे क्या बोलोगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपोनेंट टूट के आपसे एक से ज्यादा कंपोनेंट में टूटता है। ग्लूकोज एक सिंगल कंपोनेंट था, ग्लूकोज से आपका CO2 भी मिला, वाटर भी मिला, ATP भी मिला। तो जब एक सिंगल कंपोनेंट एक से ज्यादा कंपोनेंट में टूटता है दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जब इसी का उल्टा होता है, जब आपका CO2, वाटर, एनर्जी तीनों मिलके आपका ग्लूकोज बनाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस जस्ट रेस्पिरेशन की उल्टी तो होती है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2, वाटर और एनर्जी के से मिला के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो रेस्पिरेशन की उल्टी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस हुई, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस हुई। एनाबॉलिक में क्या होता है, जब आपके दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल कंपोनेंट बनाते हैं, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को जब हम कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक सिंगल इसमें तो चलती नहीं है, रेस्पिरेशन का उल्टा ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में क्या होता है, कैटाबॉलिक भी होती है, एनाबॉलिक भी होती है। तो इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल नाम दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये बोले हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन सबको पूरी कराने में, उन सबको कंप्लीट कराने में हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है इस ऑक्सीजन को जो हम एनवायरमेंट से लेते हैं। तो ये पार्ट आपने जस्ट इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इट इज क्रिटिकल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो अभी मैंने बोला था कि ये हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक सभी को पता है, एरोबिक मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं दैट इज एरोबिक। लेकिन अगर आप यीस्ट वगैरह को देखोगे वहां पे ऑक्सीजन के बिना भी आपका रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ये बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोरोबिक। एनोरोबिक मतलब जहां पे आपकी ऑक्सीजन
की कमी हो, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बोला जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये हमारी जो ऑक्सीजन है ये हमारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। साथ ही साथ और भी लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ए प्रोसेस दैट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ये बात भी मैंने कल आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो सेल है और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आपकी क्या चलती है, ईटीएस। ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैरियर मतलब जो उठा सके, कैरी कर सके। तो होता क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया को, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर हाउस मतलब जो एनर्जी दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमारी सेल में एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता कैसे भाई, हम तो जूनियर क्लासेस में यही पढ़ते हैं ना कि हमारी सेल का पावर हाउस कौन है, एनर्जी का सोर्स कौन है, हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया है क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे एक सेल मतलब आप बोल सकते हो एक सिस्टम चलता है, एक चेन चलती है जिसे हम बोलते हैं ईटीएस। ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, टी मतलब हुआ आपका ट्रांसपोर्ट और एस मतलब हुआ सिस्टम। इसमें नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले कैरियर्स होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आपका ऑक्सीजन। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन। अब पूरी चीज तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि ईटीएस आप याद कैसे कर सकते हो। ये बोल रहा है, नाम से क्लियर है, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसी एटीएस की हेल्प से वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसी वजह से पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में आपका क्या होता है, ईटीएस चेन चलती है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और इसके थ्रू यहाँ पर को एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए और इस पूरी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन सर्व एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, कैरी करेगा, वो कोई नहीं और हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। और इसी ऑक्सीजन की वजह से हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, चेन कंप्लीट हो रही है, तब जाके हमारा ये एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की हुई थी, ठीक हो गया। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है, अब इंट्रोडक्शन में ये पोर्शन लिखिएगा, अब आगे क्या लिखा है, ठीक है। अब ये बोला व्हाट इज ऑक्सीजन अपटेक, तो ये तो अब देखो आगे आप समझ चुके हैं, इसको मैं सिंपली बोल रही हूँ। ये बोल रहा है ऑक्सीजन अपटेक इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट से हमारे सेल तक जाती है, और सेल के अंदर फिर क्या है, उसे यूटिलाइज किया जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अब तो समझ में आ गया एनर्जी प्रोडक्शन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन में भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और एटीपी का प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो इसी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन का एंटरिंग लेते हैं, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन अपटेक प्रोसेस, जो कि एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इतनी चीज आई। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन ह्यूमंस ऑक्सीजन अपटेक इन्वॉल्व द लंग्स for gaseous exchange, blood for transportation and cell for the utilization in respiration। तो ये बोलो अगर आप ह्यूमंस में देखोगे कि रेस्पिरेशन की अगर आप ह्यूमंस में देखोगे कि भाई ऑक्सीजन का अपटेक कैसे हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑब्वियस सी बात है, वो नाक के थ्रू कहाँ जाती है, सीधे लंग्स में जाती है। और लंग्स में एक प्रोसेस होती है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है और CO2 को ले लेता है। अभी ये सारी चीजें समझाऊंगी। ऑक्सीजन को देता है और CO2 को लेता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, और इसी को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो लंग्स में पहले गैसियस एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से O2 फिर ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, ब्लड में। मतलब हमारे लंग्स से हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ब्लड में। ये बात भाई मैंने आपको कल भी बोली थी कि हमारे ब्लड में सारे कंपोनेंट हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। हम जो ड्रग्स लेते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन होती है, जो गैसेज होती है, वो सबके सब ब्लड में ही डिसॉल्व होती है। और ये ही ब्लड एक कैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में आपका ट्रांसफर हो रहा है। हमारी सेल टू सेल तक ये ब्लड जाता है, और हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, जितने भी गैसेस होती हैं, उनको हमारे सेल तक पहुंचाता है। तो अगला कौन आता है, हमारा ब्लड आता है। ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारी बॉडी में इसे ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ कर रहा है, फिर जाते हैं हमारे सेल या फिर टिश्यू तक। और सेल में जैसे ही हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, सेल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वहां हो जाएगी, और रेस्पिरेशन
के बाद हमारी एनर्जी हमको मिल जाएगी और पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई ऑक्सीजन अपटेक इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन अपटेक क्यों जरूरी है भाई, आपको बताया अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, अभी भी सारा डिस्कशन किया था। एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो ऑक्सीजन चाहिए आपको। इनेबल सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कह रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्टिंग ऑर्गेनल्स कह रहे हैं। तो एनर्जी वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है भाई, एनर्जी या फिर एटीपी प्रोडक्शन के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो आपके ऑक्सीजन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि वो एटीपी प्रोडक्शन कराता है इन सेल। ओके, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अ CO2। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगी ये क्या करता है ना, CO2 का रिमूवल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब एंटर करता है तभी आपकी CO2 आपके सेल से बाहर निकालती है, और CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी से CO2 का निकालने का काम भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन अपटेक की वजह से हो रहा है, और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस इन एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये पूरी प्रोसेस कैसे काम कर रही है। अगर आप वो चीज समझ जाओगे ना तो इसके बाद मैं आपको ये जो पोर्शन बताने वाली हूँ, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बात करें डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, मतलब अब हम लोग वो जो 3 मैंने स्टेप्स बोले थे ना उसकी मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी इज लार्जली डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन। तो ये बोल रहा है जो आपका ये ऑक्सीजन अपटेक की जो प्रोसेस है, और जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन। हमने कल ही पढ़ा था कि भाई यहाँ पे हमारे हीम प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। हीम प्रोटीन, हीमो और हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दोनों थे, लेकिन मायोग्लोबिन आपके स्टोरेज में यूज होता था, ऑक्सीजन को स्टोर करता था इन मसल, लेकिन ट्रांसपोर्ट में हमारा हीमोग्लोबिन ही यूज होता था। तो यहाँ पे यही चीज लिखिए कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जो लार्जली डिपेंडेंट फैक्टर है दैट इज हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को ऐसे ही लिखना है यहाँ पर को, ये बोल रहा है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जैसे हीमो मतलब क्या होता है आपको पता है, हीम मतलब होता है आयरन। हीमोग्लोबिन क्यों बोला इसे, हीम मतलब होता है आयरन, क्योंकि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन सेंटर पे बैठा होता है, एंड ग्लोबिन आपका क्या होता है, प्रोटीनियस नेचर की वजह से ग्लोबुलिन बोला गया है। तो ये बोला हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन इन आरबीसी सेल। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो आपकी आरबीसी सेल है, इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है और हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक्चुअल में है क्या ना, इसको मैं आपको सिंपल वे में ऐसे भी समझाऊं, मैंने कल भी बताया था आई थिंक। जैसे ये है ना, ये हमारी लंग है। आप देखो हुआ क्या, ये एक इंसान है, कंसीडर कर लीजिए ये एक इंसान है, इसने क्या किया, बाहर से ऑक्सीजन को लिया। अब देखो ऑक्सीजन ही नहीं लेते हम लोग ना, कभी भी हम बोलते हैं ना हम लेने के लिए हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि कोई फिल्टर तो हमारे नाक में लगा ही नहीं है कि वो बोलेगा कि भाई ऑक्सीजन ही तुम अंदर जाओ। हमारे एटमॉस्फेयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो हम लोग क्या ऑक्सीजन के साथ साथ CO2, N2 इन सबको भी ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, मतलब इन सबको भी हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। बट इनका क्या होता है, बेस्ड ऑन की कितना डिफ्यूज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कितने ज्यादा डिजोल्व हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इन सबको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और कंसीडर करते हैं कि ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सी भाषा में बोल रही हूँ कि आपने सपोज ऑक्सीजन को इनहेल किया, अभी आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन आपकी क्या होगा, यहाँ से पास होते होते आपके लंग्स पे जाएगी, मतलब सबसे पहले ये लंग्स पे जाती है। और लंग्स का भी सबसे छोटा पार्ट मैंने कल भी बोला था आई थिंक आपको, लंग्स की सिर्फ सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती है ना, आप बोल सकते हो जैसे आपके अंगूर होते हैं ना, जैसे अंगूर के से गुच्छे होते हैं, वैसे ही करके ये एल्वियोलाई होती है। ये बहुत छोटी छोटी से स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा ज्यादा गैस यहाँ पर को कलेक्ट हो पाए। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, इस लंग में आप बोल सकते हो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर को कलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन, यहाँ पर को ऑक्सीजन गैसेस यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं। अब ये ऑक्सीजन तो भाई हमारे लंग्स में है, ये ब्लड तक कैसे पहुंचा, तो ब्लड तक सिंपल वे में पहुंचता है। होता क्या है ना, इस लंग के नीचे, ये सपोज हमारी लंग्स है, इसके नीचे हमारी ब्लड कैपिलरी होती है। व्हाट इज ब्लड कैपिलरी, तो देखो ब्लड कैपिलरी मतलब एक ऐसे समझ लो एक पाइप है जिससे हमारा ब्लड पास होता है, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे आपकी एक ब्लड कैपिलरी हमने रखी हुई है, इसके अंदर क्या है, आपका ब्लड है। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, यहाँ पर जो मेन फैक्टर आता है दैट इज डिफ्यूजन। और सबको पता है डिफ्यूजन क्या बोलता है, डिफ्यूजन बोलता है कि पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली गैसेस पार्टिकल, आपके कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। जहाँ पे गैसेस का कंसेंट्रेशन, गैसेस यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में है वहां से वो लो कंसेंट्रेशन की ओर जाएगी। तो आप देख लीजिए
ये मेरी ब्लड कैपिलरी है, इसमें अभी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम जो इनहेल कर रहे हैं सारा ऑक्सीजन यहीं पे है, हम इतना ज्यादा इनहेल करते हैं कि इतना सारा ऑक्सीजन यहाँ पे कलेक्ट होता है। इट मीन्स इसके कंपैरिजन में एक ब्लड कैपिलरी के पास ऑक्सीजन तो काफी कम है। तो होता क्या है ना, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ज्यादा है और कैपिलरी में कम है, तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर शिफ्ट होती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पे आपका हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे आपका लो कंसेंट्रेशन है, तो आपकी ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आती है। और बोल सकते हो यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती है। ब्लड कैपिलरी में आपका क्या है, ब्लड है। ब्लड के अंदर आपके क्या होता है आपको पता है, ब्लड के अंदर एक तो होता है आपका प्लाज्मा। अभी ये प्लाज्मा का नाम भी आप आगे सुनोगे। देखो ब्लड के अंदर ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट और एक होता है आपका ब्लड एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या होता है, पार्टिकल, जिसके अंदर आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड आपके प्लेटलेट्स आते हैं। बाकी जो लिक्विड पोर्शन होता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा आई थिंक 51% होता है, रिमेनिंग 49% आपका ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो ब्लड के अंदर हमारे पर्टिकुलरली प्लाज्मा भी है और पर्टिकुलरली हमारे पास आरबीसी भी है। तो ये आरबीसी और प्लाज्मा ये दोनों ही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कराते हैं। मतलब ब्लड में तो पहुंच गया, ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड होगा, इस ब्लड के अंदर आरबीसीज भी होंगे, प्लाज्मा भी होंगे। तो ये आरबीसी और ये प्लाज्मा, अगर आप प्लाज्मा को इग्नोर भी कर लेते हैं, अभी मैं सिर्फ आरबीसी पे बात कर रहा हूँ, तो रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन तो है, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को क्या है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर को पहुंचा, तो सपोज देखो ये अब आपका टिश्यू है, अब देखो ना, ठीक है, ब्लड कैपिलरी तक पहुंचा, ब्लड के थ्रू ये फ्लो हो रहा है। अब ये हमारे बॉडी के सेल तक कैसे पहुंचेगा वो भी बता देती हूँ। देखो सपोज करो ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यू, ओके। अब सेल में क्या हो रहा है, हमने बोला भाई रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हमने बोला हमारे पास जो ग्लूकोज था C6H12O6 मेरा ग्लूकोज था, हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और हमारा CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, 6 CO2 बन रहे हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 38 हमारे पास ATP एनर्जी बन रही है। अब आप खुद ही बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि टिश्यू में ऑक्सीजन बन रही है या फिर कंज्यूम हो रही है, तो आप बोलोगे भाई ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज करके ही तो आपका ग्लूकोज आपका टूट रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे टिश्यू में O2 क्या है, कंज्यूम हो रही है, मतलब O2 यूटिलाइज हो रही है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे O2 का कंसेंट्रेशन काफी कम है। अब क्योंकि ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आ चुका है, तो ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा हो गया। तो अब यही चीज होती है कि यहाँ पे हमारा टिश्यू बैठा है, यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड कैपिलरी में क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और टिश्यू ने क्योंकि बार बार ये ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडेशन करा रहा है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो भाई यहाँ भी डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन बोले तो हाई से लो कंसेंट्रेशन, तो अब आपकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी से टिश्यू की ओर शिफ्ट होने लगेगी। ये गैसेस क्यों, क्योंकि यहाँ हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है, तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन आपकी गैसेस ऐसे एक्सचेंज होने लगेगी और टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी और टिश्यू क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते रहेगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता रहेगा और आपको एनर्जी देता रहेगा, यानी कि रेस्पिरेशन चलती रहेगी। अब सेम वे पे आपका देखो ऑक्सीजन अकेला यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, एक और गैस इन्वॉल्व है दैट इज CO2, बट CO2 के बारे में नहीं पूछा है, तो इस CO2 को मैं कंसीडर भी नहीं कर रही यहाँ पर। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अगर ये पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कैसे हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंच रही है, अगर बाय दिस मैकेनिज्म अगर आपको ये चीज समझ में आ गई जो जो मैंने बोला, तो अब आप इसको आराम से समझ लेंगे, ठीक है। इतनी चीज समझे। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, इतनी तो पहले हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन अपटेक की जो प्रोसेस है, इसमें हमारा जो पर्टिकुलरली मेन जो इन्वॉल्वमेंट है वो हीमोग्लोबिन का है, यही हमारे ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है और इसे अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। अभी बोल रहे हीमोग्लोबिन की एबिलिटी होती है, हीमोग्लोबिन एबिलिटी टू द बाइंड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड भी कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, रिलीज भी कर रहा है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे जब इसने ऑक्सीजन को लंग्स से कैपिलरी में लिया था, तो यहाँ पे क्या किया था उसने, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने क्या किया था, बाइंडिंग की थी, एक दूसरे के साथ जुड़े थे। और जैसे ही आपकी ब्लड कैपिलरी यानी कि ब्लड टिश्यू के पास पहुंचा, तो इसने यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़े थे, अब इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो हीमोग्लोबिन अब आपका फ्री हो गया। कल भी मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब हीमोग्लोबिन जब आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाइंड कर दिया और बाइंड ही करते रहेगा, यहाँ पर HbO2 बन जाएगा, ठीक है,
ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। पहले आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करके अपना काम शो करेंगे, फिर एक टाइम के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, ऑक्सीजन भी फ्री हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी फ्री हो जाएगा। अब ऐसा हो कहाँ रहा है, हमने देखा लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स के पास आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, लेकिन टिश्यू के पास हमने क्या देखा, टिश्यू के पास देखा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो पहले से बाइंड किया गया था अब वो लूज हो रहा है, ऑक्सीजन आपके फ्री हो गए हैं और हीमोग्लोबिन वापस से ब्लड में एज इट इज आ गया। ये चीज तो हमने यहाँ पे देखी थी। तो वही चीज ये बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी कर सकता है और ऑक्सीजन को जाके रिलीज भी कर सकता है, और इसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द बोर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो इफेक्ट पढ़ने होते हैं, एक होता है बोर इफेक्ट, एक होता है हेल्डन इफेक्ट, जो कि हमें यही इंश्योर कराता है, जो कि हमें यही चीज समझाता है कि कैसे आपकी इफेक्टिवली डिलीवरी होती है ऑक्सीजन का विद इन अ टिश्यू एंड CO2 का कैसे वहां से रिमूवल हो रहा है। देखो रिमूवल ऑफ CO2 का मतलब ये चीज बोला है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, आपके यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरी के पास ऑक्सीजन जाता था, उसने टिश्यू को आपका ऑक्सीजन दिया और ऑक्सीजन दिया तो CO2 यहाँ पे बना। अब ये CO2 ना उल्टी प्रोसेस चलता है सेम O2, बट उसको आप मत समझो क्योंकि वो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जो जो मैंने बोला था ना उसको हम स्टेप वाइज पढ़ा। देखो सबसे पहला है ऑक्सीजन अपटेक इन लंग्स। सबसे पहले हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचेगी तो होगा क्या, बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अब लंग्स तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई, ये आपका लंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है, तो अब वो किसके साथ बाइंड करेगी, इसके नीचे कैपिलरी है बोला था, मतलब आपकी ब्लड की पाइप है जिसके अंदर आपका ब्लड है, ब्लड में आपका क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब ये ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, तो सबसे पहला स्टेप है बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ लिखा हुआ है इन लंग्स, लंग्स में क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वही कॉन्सेप्ट लगा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, मतलब आपके ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम जितना इनहेल कर रहे हैं वो सारी ऑक्सीजन ही है और वो हमारे कहाँ कलेक्ट हो रही है, लंग्स में, जिस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रमोट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से हमारी आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ आपके ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, क्योंकि ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी है ना वो इस लंग्स के नीचे से जा रही है जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। अब बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आपकी गैसेस आती हैं, मतलब ऑक्सीजन आपके लंग से आपके ब्लड की ओर आएंगी, और ब्लड में क्योंकि हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन की एक अच्छी खासी एफिनिटी और बोल सकते हो लव होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि जब ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये बोल रहा है हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, तो ये बोल रहा है ना एक हीमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है विद द बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज एंड ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स। तो देखो हमने कल भी पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है इनके पास कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग मतलब जैसे जैसे आपके ना बाइंडिंग हो बड़े बाइंडिंग बनेगी, मतलब आपकी हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, वैसे वैसे इनकी एफिनिटी भी बढ़ने लगेगी, मतलब इनका लव भी बढ़ने लगेगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो वही चीज बोल रहा है, इसे हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं, और हमको एट लास्ट में क्या मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो वही चीज लिखा है, ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन से मिला और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, बट ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक टाइम के बाद, एक टाइम मतलब जब ये टिश्यू के पास पहुंच जाएगा तो टिश्यू में भी वहां पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा, ऑक्सीजन को फ्री कर देगा टिश्यू में और अपना वापस से फ्री हो जाएगा ब्लड में, और जाके फिर लंग्स के पास जाएगा और यहाँ से दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा और दोबारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक हो गया। आगे क्या लिखा है अब हमारे, चलो ये वाली चीज हो गई, हमने देख लिया लंग्स में कैसे काम हो रहे हैं, ठीक है। अब है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। अब भाई लंग्स से ब्लड में हमने अभी तक सिर्फ इतना समझा कि हमारा लंग था, लंग में ऑक्सीजन ज्यादा था, कैपिलरी में जो ब्लड था इसमें ऑक्सीजन कम था, और बाय डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन था Hb, इसके साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड कर दिया। इतना अभी हमने समझा। अब आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन 2 फॉर्म, ऑक्सीजन आपके 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने वाला है।
पहला फॉर्म है आपका बाउंड टू हीमोग्लोबिन, पहले तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके, जो अभी तक हमने डिस्कशन में लिया था कि आरबीसीज हमारे पास है ब्लड में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से हमारा ऑक्सीजन बाइंड करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू पास होगा। और आप बोल सकते हो 98% यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, या फिर बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन मैंने आगे प्लाज्मा का नाम भी लिया था, तो ये बोल रहे हैं हमारे ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, इस प्लाज्मा से भी हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन अप्रोक्स 2% ऑफ ऑक्सीजन, जितनी भी टोटल ऑक्सीजन है उसका सिर्फ 2% पार्ट क्या है वो ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। देखो प्लाज्मा भी आपका ब्लड ही है, ब्लड के अंदर ना देखो ब्लड में ना दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट वाला पार्ट, ठीक है, एलिमेंट वाला पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को ही हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि मैक्सिमम पार्ट होता है, मैक्सिमम मतलब 51% आई थिंक आपका प्लाज्मा यानी कि लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। और कुछ सेल वाले पार्ट भी होते हैं ना, ब्लड में सेल्स भी तो प्रेजेंट होती है जिसमें हमारी आरबीसी आती हैं, डब्ल्यूबीसी आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं। तो ये चीज बोल रहा है कि हमारे प्लाज्मा से भी आपका क्या है, प्लाज्मा भी तो लिक्विड ही है, प्लाज्मा भी तो ब्लड का ही पार्ट है, इससे भी हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में, लेकिन अप्रोक्स 2%, रिमेनिंग हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसी से ट्रांसपोर्ट होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ रिवर्सिबल कैरियर। तो हमको पता है भाई हीमोग्लोबिन अभी भी बोला था एक रिवर्सिबल कैरियर है, आपका ऑक्सीजन को ये कैरी भी करता है और एक जगह पे पहुंचाने के बाद उसे छोड़ भी देता है, होल्डिंग इनटू द ऑक्सीजन इन एरिया ऑफ अ हाई पीएच, मतलब हाई पीओ2 यानी कि जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, जैसे टिश्यू पे वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो वो इस ऑक्सीजन को फ्री कर लेता है और अपना सेपरेट हो जाता है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ आगे क्या है, अब है डिलीवरी इनटू द टिश्यू। अभी हमने देखा कि ब्लड में कैसे, पहले हमने बोला कि कैसे ऑक्सीजन लंग्स में आपके ब्लड के साथ या फिर आरबीसी के साथ या फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, फिर ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड से वो कहाँ पहुंच गया, टिश्यू में। अब टिश्यू पे वो कैसे काम कर रहा है, तो देखो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया है, प्लाज्मा के साथ जा चुका है, अब वो कैसे रिलीज हो रहा है, तो ये बोल रहा है इन टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। हमने बोला था भाई टिश्यू में क्या हो रहा है, हमारे पास जो ग्लूकोज है उससे हम लोग CO2 बना दे रहे हैं, CO2 बना दे रहे हैं, उससे हम लोग वाटर बना ले रहे हैं, उससे हम ATP बना ले रहे हैं, और ये सब बनाने के लिए हम लोग O2 को कंज्यूम कर रहे हैं, O2 का यूज कर रहे हैं। तो O2 क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो कम हो गया, तो ये बोले टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, और CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि CO2 तो बन रही है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और आप बोल सकते हो कि इसी वजह से यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रहा है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस मिल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में, एक जगह ज्यादा है तो एक जगह कम है, और इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और इसी डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोशिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड डिफ्यूज इन द सेल। आपकी जो ऑक्सीजन है वो बोलती है भाई हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ो, यहाँ पर मेरी जरूरत है, और टिश्यू के पास चले जाती है और हीमोग्लोबिन को फ्री कर देती है, और इसी वजह से हीमोग्लोबिन का जो प्रोसेस है, मतलब आप बोल सकते हो जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक हो गया। अब इतना हमने ये तीन चीजें समझनी थी, तीन चीजें मैंने आपको बता दी कि अब टिश्यू तक कैसे पहुंचा, यहाँ पे तो मैंने पहले पूरी मैकेनिज्म बताई थी, अब यहाँ पे थ्योरी के साथ मैंने समझा दी। अब देखो बोर इफेक्ट इन टिश्यू क्या बोल रहा है, पहले इसे समझो, बहुत आसान है। देखो दो इफेक्ट थे, एक है बोर इफेक्ट और एक है आपका हेल्डन इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो बोर इफेक्ट आपके टिश्यू में कैसे लग रहा है उसकी बात कर रहा है, तो आपको बस इतनी चीज ध्यान में रखना है, टिश्यू में क्या था, टिश्यू में आप CO2 और O2 को कंसीडर करो। देखो टिश्यू को जब हम लोग देख रहे थे, अगर ये टिश्यू है तो इसमें ऑक्सीजन आपका कम है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है, और यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज O2 आपका ऑब्जॉर्व हो रही है, CO2 आपकी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, CO2 बन रही है और ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हो रही है। तो बोर ने, ये आपके एक्चुअल में एक बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट समझाया था, इस वजह से बोर इफेक्ट बोला गया है। इन्होंने क्या बोला, द अकोमोडेशन ऑफ अ CO2 एंड द रिजल्टिंग लो पीएच यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट डिक्रीज द हीमोग्लोबिन एफिनिटी टू द ऑक्सीजन। ये बोलते हैं, बोर ने ये चीज बोली थी कि भाई आप जब टिश्यू के पास पहुंचते हो तो टिश्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है। तो होता क्या है, बोल रहे हैं CO2 के कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, और यहाँ पे जब इसका CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाता है, यानी कि pH आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, CO2 जब ज्यादा होता है तो H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होता है और pH आपका लो हो जाता है। तो ये बोल रहा है क्योंकि टिश्यू में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है,
पीएच आपका लो है यानी कि एसिडिक है। तो इस वजह से हमको एक इफेक्ट देखने को मिलता है और वो इफेक्ट ये था कि जब हमारे टिश्यू के पास हमारी जो ब्लड कैपिलरी थी, जिसमें हमको ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग देखने को मिल रही थी, जिसे हम क्या बोलते थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो इफेक्ट ये होगा कि बिकॉज ऑफ दिस यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा और पीएच कम होने की वजह से इन दोनों की जो एफिनिटी है, पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन का जो लव है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, वो अब आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन का प्यार अगर ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। और जब आपका ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन मिलेगा। डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया कि भाई टिश्यू में ऑक्सीजन कम है और ब्लड में अब ऑक्सीजन यहाँ पर पर्टिकुलरली इस एरिया पे जहाँ पे हमने ये सारी चीजें देखी हुई है, ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हाई से लो की ओर ऑक्सीजन जाएगा और आपके टिश्यू में फिर ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होता रहेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आपके टिश्यू को मिलता रहेगा। और ये इफेक्ट फर्स्ट टाइम बोर ने देखा था, तो इसे बोला गया था बोर इफेक्ट। तो यही चीज लिखा हुआ है, ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ CO2 एंड लो पीएच और आपके एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है टुवर्ड्स टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है और इंश्योर करता है द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ए टिश्यू। और इसी की वजह से आपके टाइम टू टाइम यानी कि एक प्रॉपर टाइम के साथ आपके ऑक्सीजन आपके टिश्यू तक पहुंचती रहती है। तो हमने यही तो पढ़ना है कि ऑक्सीजन कैसे टिश्यू तक पहुंच रही है, तो इस तरीके से पहुंच रही है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट। ओके, अब दूसरा है हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं द हेल्डन इफेक्ट डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन बाइंडिंग अफेक्ट द हीमोग्लोबिन एबिलिटी टू कैरी आउट द CO2। ये बोल रहा है हेल्डन इफेक्ट आपको ये बताता है कि कैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी आपको मतलब हीमोग्लोबिन की जना जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो ये कैसे आपके CO2 को कैरी करने के बारे में भी बताता है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखो हमारे जो लंग्स होते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लंग्स में हीमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन से बाइंड करता है, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ आपका हीमोग्लोबिन बाइंड होगा इन लंग्स में, ठीक है। अब अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है, तो अब CO2 का क्या हाल होगा, तो ये बोल रहे इसकी वजह से क्या होगा, द एबिलिटी टू कैरी CO2 डिक्रीजेस। तो अब हीमोग्लोबिन देखो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, CO2 के साथ भी बाइंड करता है, बट क्योंकि लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर चुका है, तो उसकी एबिलिटी टुवर्ड्स CO2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लंग्स में जो CO2 है वो एक्सेल होने के फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये बोल रहा है फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम फॉर द एक्सेलेशन। तो हम एक्सेल करके CO2 को इस केस में बाहर निकाल देते हैं। लेकिन टिश्यू में क्या हो रहा है, जब भाई हम टिश्यू के पास पहुंचे थे, हमने देखा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बाइंडिंग को टूटना पड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा है। तो अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो अब हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर लेगी, CO2 के साथ बाइंड कर लेगी। तो यही चीज लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है जब हम लोग डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन को देखते हैं, डीऑक्सीनेटेड मतलब वो हीमोग्लोबिन जिसके साथ अब आपका ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो बन गई हमारी डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये बोला जब आप डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन को देखते हो, तो हमको क्या मिलता है, उस डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 के लिए बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो CO2 के साथ बाइंड करता है और उसी को क्या करता है, वापस से ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि उसे वापस से लंग्स में भेजता है, ताकि जब वो लंग्स तक पहुंचेगा तो फिर वो आपके एक्सेल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो देखो मैंने CO2 को यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं समझाया है, क्योंकि CO2 का फिनोमेना वैसे तो ऑक्सीजन के जैसे उल्टा होता है, लेकिन CO2 आपको पढ़ना ही नहीं है, तो मैंने CO2 को बताया नहीं, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाती सारी चीजें, ठीक है। तो बस इतना ही होता है, इतना ही आपने लिखना भी है आपने इस टॉपिक के अंदर कि ऑक्सीजन का अपटेक कैसे हो रहा है। तो मैंने होप आपको ट्राई किया है आपको चीजों को समझाने का। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो थ्योरी तो आप खुद ब खुद लिख ही देंगे। तो बस इतनी सी बात आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो बस इतना था लेक्चर आज का, तो अभी इसको हम फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।